ड्रग्स बहुत आम मिल रही हैं, यूनिवर्सिटी में भी कंपटीशन है, खानदान में भी कंपटीशन, एक दिमाग है और उस पर कितनी परेशानियां। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, प्लान नहीं होते। काम करना है तो करना है, स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको एड्रेस नहीं करते, उससे और स्ट्रेस आता है। टीचर इज सपोज्ड टू बी मेंटोर। यूनिवर्सिटी लाइफ को आमतौर पर जिंदगी का सुनहरा दौर कहा जाता है, मगर आज का नौजवान इसी दौर में सबसे ज्यादा ज़हनी दबाव, बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नजर आता है। तालीमी मुकाबला, मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल, मौशी दबाव और इर्द गिर्द की सियासी और समाजी कशीदगी, ये तमाम अवामिल मिलकर नौजवानों की ज़हनी सेहत को खामोशी से मुतासर कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या हम नौजवानों को ज़हनी तौर पर इतना मजबूत बना पा रहे हैं कि वो इस दबाव का सामना कर सकें। आज इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा कि आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आज का जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, कौन से बड़े ज़हनी दबाव हैं जिसका वो सामना कर रहा है, जिन्हें वो फेस कर रहा है खामोशी से? जी, थैंक यू सो मच और बहुत शुक्रिया ये टॉपिक आज लेके आने के लिए। हमें पता है कि आपके शहर में पिछले कुछ हफ्तों में 2 वाक़यात ऐसे हुए हैं यूनिवर्सिटी में जिनमें लोगों ने अपनी जान, स्टूडेंट्स ने खुद ली है। और फिर मैं लिंक करूंगा जो आप मेरे सेगमेंट से पहले सेगमेंट कर रहे थे, मैं यहाँ बैठ के देख रहा था जो CSS की तैयारी पे था जी। कि सबसे बड़ा स्ट्रेस तो करियर का है। एक दौड़ लगी हुई है और ना चाहते हुए भी हम सब उस दौड़ का हिस्सा हैं और यूनिवर्सिटी भी उसी दौड़ का पार्ट है। मैं अभी तो ईरान में हालात बहुत ख़राब हैं। 2 साल पहले मैं ईरान गया तो मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी का जो ईरानी तर्जुमा है ना, वो दानिशगाह है। सो यूनिवर्सिटी इज़ सपोज टू गिव दानिश, यानी कि उसने आपको इल्म बांटना है। लेकिन अगर वहाँ से स्ट्रेस आ रहा है, परेशानी आ रही है, अब स्टूडेंट है जो ग्रो कर रहा है, अभी अर्ली 20s में दाखिल हुआ है, लेट टीन्स में है, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है, पैसे कमाने हैं, रिलेशनशिप में जाना है, कुछ बनना है, कुछ डिफाइंड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ड्रग्स बहुत आम मिल रही हैं। यूनिवर्सिटी में भी कंपटीशन है, ख़ानदान में भी कंपटीशन है। वो रिश्तेदार कभी फ़ोन नहीं करते लेकिन रिज़ल्ट वाले दिन उनका फ़ोन ज़रूर आता है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, फिर एक दिमाग है और उस पर कितनी परेशानियाँ आपने डालनी हैं, तो वहाँ से फिर ये सफ़र शुरू होता है जिसमें स्ट्रेस कन्वर्ट होता है डिस्ट्रेस में। अच्छा उसामा साहब, तालीमी बोझ, मुकाबले का रुझान और मुस्तकबिल की बेयकीनी, जिस तरह से आपने भी कहा कि करियर बनाना होता है और फिर इफ़ एंड बट्स में भी होते हैं, पता नहीं शायद इसका स्कोप है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी ज़हनी सेहत को कैसे मुतासर करती हैं? देखिए, एक चीज़ होती है आइडियल, ये आपने सोचा है। मैं अक्सर जब स्टूडेंट से काम करता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि आप अपने गोल्स को डिफाइन करें। वो कहते हैं जी हमने अच्छा इंसान बनना है। मैं कहता हूँ जी अच्छे को डिफाइन कर लें, फिर एक टाइम रख लें। वो कहते हैं जी हमने बड़ा आदमी बनना है। मैं कहता हूँ बड़ा आदमी बनने को डिफाइन कर लें, एक टाइम रख लें। सो हम लोगों ने ये काम नहीं किया होता, हमने सोचा होता है ये आइडियल, रियल हो ये रहा है। तो इस रियल और आइडियल के दरमियान में बेचैनी है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं, डिस्ट्रेस है। और करना क्या है, एक मोटी बात आपको बता दूं कि आइडियल को थोड़ा कम करना है, रियलिटी की दुनिया में आना है कि यार ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ये मेरी पिछले रिजल्ट्स हैं, ये मेरे माँ बाप के पास पैसे हैं, ये मेरी यूनिवर्सिटी का स्कोप है, तो इसमें यही हो सकता है। और फिर मेहनत करके रियल को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है कि यार ठीक है, मैंने ये सोचा है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं लेकिन यहाँ तक अचीवेबल है। और फिर एक प्लान बनाना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वालिदैन के, बच्चों के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, सोसाइटी के प्लान नहीं होते। बस एक काम करना है तो करना है, उसमें थ्रो कर दिया जाता है विदाउट एनी प्लान। फिर वहां पे जब प्लान नहीं होता, एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होती, रास्ता क्लियर नहीं होता, मंजिल डिफाइंड नहीं होती, तो फिर ये प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। उसामा साहब, आप ही हमेशा एक मिसाल देते हैं कि मैंने अगर कहीं पहुंचना है तो मुझे थोड़ी सी बेचैनी रहती है और ये अच्छी भी है, होनी भी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, क्या इनमें डिफरेंस है? किस तरह इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे? और स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद को कैसे पहचान सकते हैं कि वो किस चीज़ का शिकार है? देखिए, हमारी ना बॉडी हमें पैगामात देना शुरू कर देती है। जो अच्छा स्ट्रेस है, जिसने मुझे टाइम पे पहुंचाना है, वो मुझे एक्साइट करता है, उससे अच्छे केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा होता है, मैं टाइम पे पहुंच जाता हूँ। लेकिन जब डिस्ट्रेस आता है, वालिदैन की एक्सपेक्टेशन, कॉलेज की, वो जो सारे फैक्टर मैंने गिनवाए हैं, और आप बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं, तो उस वक्त फिर आपका जिस्म अलार्म बजाना शुरू करता है। मेरी अपनी गर्दन में दर्द रहने लग जाता है, रोज मुझे पेन किलर लेनी पड़ती है। मैं उसको और दबाता हूँ कि यार नहीं, मैं काम करता रहता हूँ, इसको पेन किलर से दबाता हूँ, मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। सिमिलरली स्टूडेंट्स भी यही करते हैं। बाल गिरना शुरू हो गए हैं, जिस्म पे खारिश रह रही है, मैदा खराब रह रहा है, अपसेट रह रहे हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया है,
लेकिन उसको तवज्जो नहीं देते, उसको दबाते जाते हैं और अपनी रूटीन और स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते। तो फिर वो इस लूप में फंस जाते हैं कि स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको एड्रेस नहीं करते, उससे और स्ट्रेस आता है। फिर जब ये लूप ब्रेक नहीं होता, फिर उस स्ट्रेस से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। जब वहाँ भी एड्रेस नहीं करते, फिर रिस्क आता है, सुसाइड आती है, ड्रग्स आती हैं और फिर बहुत सारा इर्रिपेरेबल डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसामा साहब, पेरेंट्स किस तरह से जाने अनजाने में इंटेंशनली अनइंटेंशनली बच्चों पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और दूसरी तरफ अगर वो मुस्बत सपोर्ट फराहम करना चाहें तो उसका बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? देखिए, याद रखें, हम अब ना कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अदर्स नहीं होने चाहिए, सिग्निफिकेंट अदर्स होने चाहिए। अदर और सिग्निफिकेंट अदर में क्या फ़र्क है कि दुनिया में लोग तो आपके इर्द गिर्द बहुत हैं, लेकिन उसमें से कौन से हैं जो आपको पॉजिटिव सपोर्ट दे रहे हैं, जिनके होने से आपकी सेहत में इजाफा हो रहा है, बीमारी में इजाफा नहीं हो रहा। पेरेंट्स का भी यही बात है। मैं अक्सर कहा करता हूँ जब मैं फैमिली थेरेपी सेशन में भी बैठा होता हूँ कि पाकिस्तानी माँ बाप के जज्बात अमूमन उस हाथी की तरह होते हैं जो खेत उजाड़ के दम लेते हैं। जज्बात से कुछ नहीं होता, अपनी अकल जगानी पड़ती है। तो जब आप रिश्तेदारों के कहने में आके, सोसाइटी के कहने में आके, कुछ अपनी इकदार को लेके बच्चे को दिन ब दिन प्रेशराइज्ड करते हैं कि जी ये चार्टर है जो आपने फॉलो करना है, एग्जाम में इतने नंबर आने हैं, दिन में इतनी नमाजें पढ़नी हैं, रिश्तेदारों को ऐसे खुश करना है, यूनिवर्सिटी की फीस हम पे कर रहे हैं, इतना जीपीए मेंटेन रखना है। तो फिर और उसके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि मेरे पास एक बच्चा आया जो डेंटल स्टूडेंट था, फाइनल ईयर में उसकी डेंटिस्ट्री खत्म होने वाली थी, वो सुसाइडल था। वो कहता था जी मैंने डेंटिस्ट नहीं बनना, मेरे माँ बाप ने मुझे ज़बरदस्ती डेंटिस्ट बनाया और जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पास हो रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं सोचता हूँ कि मैंने ये काम करना है, लोगों के मुंह में हाथ डालना है, दांत निकालने हैं, मैं ये नहीं कर सकता, उतनी मेरी टेंशन डिप्रेशन बढ़ता है, मैं जीना नहीं चाहता। लेकिन माँ बाप उतना ही और कहते नहीं, हमारे ख्वाब पूरे करने हैं, डेंटिस्ट बनना है। तो फिर देखें ना, ये प्रॉब्लम तो आएगा। बिल्कुल, ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि बच्चे का जहाँ पे रुझान है, जहाँ वो दिल है, जब वो करना चाहता है, आपको वो उसे अलाउ करना चाहिए, ना कि अपनी ख्वाहिशात आप उसके ऊपर थोप दें। अच्छा, उसामा साहब, अगर हम देखें तो जिस तरह से आपने भी बात की कि लाहौर में जो यूनिवर्सिटी में वाक़या पेश आया, पेरेंट्स की हमने बात की, टीचर्स की भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। टीचर्स भी सारी फ्रस्ट्रेशन आके निकाल रहे होते हैं क्लास में, और जो ये केसेस पेश आए हैं, इसमें एक केस के अंदर तो जनाब स्टूडेंट्स ने और जो क्लास फेलोज़ हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया कि उस बच्चे को ह्यूमिलेट भी किया गया टीचर की जानिब से। ये कितना ख़तरनाक है? टीचर्स को ट्रेन करना कितना ज़रूरी है? अच्छा, ये टीचर्स मेंटल हेल्थ पे तो ना हम एक पूरा प्रोग्राम भी करेंगे। देखिए, पेरेंट्स के बाद टीचर्स, मुझे याद है व्हेन आई वाज अ किड और मेरे वालिद साहब मुझे पढ़ा रहे होते थे और वो टीचर के कोई अगेंस्ट बात बताते थे तो मैं अड़ जाता था कि नहीं जी, ये मैडम ने बताया है, मैं ऐसे ही करूंगा जैसे आप बता रहे हैं, मैं ऐसे नहीं करूंगा। टीचर्स को हम आइडियलाइज करते थे। सो आज के दौर में फिर हमारे इस पिंडी में एक उस्ताद थे, वो हमें कहा करते थे कि जो आगे बैठे हैं ना, ये मेरी बात गौर से ना सुने, इन्होंने डॉक्टर इंजीनियर बन जाना है। जो पीछे बैठे हैं वो मेरी बात गौर से सुने क्योंकि उन्होंने टीचर बनना है। सो कितना अनफॉर्चुनेट है कि जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, जो अपने प्रोफेशन में पीछे रह जाते हैं, उनको आप टीचर बना के कौम का मेमार बना रहे हैं कि वो बच्चों को कंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको आगे लेके चलेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? सो टीचर्स की इनटेक पे भी होना चाहिए कि जब आप उनको एक यूनिवर्सिटी में, स्कूल में रख रहे हैं तो उन्होंने एक मशीन की तरह, एआई टूल की तरह आके लेक्चर डिलीवर नहीं करना। जो हम कहते हैं ना कि पूरा बच्चे को एक आगे लेके चलना है। जो आप लोगों ने, मैं अभी देख रहा था, जो इससे पहले आप सीएसएस वाला कर रहे थे, उनके लिए एक लफ्ज लिखा हुआ था मेंटोर। सो अ टीचर इज सपोज्ड टू बी मेंटोर। तो फिर टीचर की अपनी कितनी कैपेसिटी है कि वो चीज़ों को लेके चलेगा, वो अपने स्ट्रेस को स्टूडेंट पे वो नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। एक और बहुत अहम बात यह है कि हमारे मुल्क में ना वर्टिकल मॉडल बहुत है। मेरे पास जब पेशेंट आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब बस जो मर्जी आप करें। मैं भी कहता हूँ यार, मैं इसका डॉक्टर भी हूँ, मैं इसका मामा लगता हूँ, मैं इसको जो चाहूँगा इसके साथ करूँगा। सिमिलरली टीचर एक वर्टिकल मॉडल पे आता है, वो कहता है जी स्टूडेंट्स मेरे हत्थे चढ़ गए हैं ना, अब इनकी तो ऐसी की तैसी। सो फिर जो ये आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं और ये एक वर्टिकल मॉडल है, ओमनीपोटेंस है, खुद को खुदा के पैरेलल समझ के लोगों की चीज़ें बिल्कुल अपने हाथ में ले लेना, छोटी छोटी बातों पे ह्यूमिलेट करना, ये देखे बगैर कि अगले का रिएक्शन क्या है। फिर एक बहुत अहम बात है कि एक बच्चा ह्यूमिलेट होके हंस खेल के दोबारा वैसे ही ऑटोमेटिक चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, नहीं चल उसको वो चीज़ ठा करके लगेगी। यस, ये बड़ा ज़रूरी है और ऐसा होता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर साहब।